हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए क्षितिज भाग 1 क्लास 9th का गद्य खंड 9th की हिंदी की बुक गद्य खंड के आज शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जितने भी चैप्टर हमारे गद्य खंड से जुड़े हुए हैं वो सारे चैप्टरों के शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से एक साथ पूरे क्षितिज भाग का जो गद्य खंड है उसको हमने कुछ शॉर्ट नोट में देखने वाले हैं। तो आज हम इतना वो करेंगे कि केवीएस टीजीटी के लिए हमारे ये शॉर्ट नोट के जरिए पूरा हमारा गद्य खंड जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें जो गद्य खंड में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कहानी है, यात्रावृत्त है या निबंध है या संस्मरण या रिपोर्टाज है, उसका एक हम छोटा सा शॉर्ट नोट से देख लेते हैं कि क्या क्या है। प्रेमचंद का देखो पहला चैप्टर है, प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ये कहानी है दो बैलों की कथा। ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, फिर थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे और सारे चैप्टर्स को समझेंगे। तो ये हमारा जो गद्य खंड है 9th क्लास का, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक जो शॉर्ट नोट बनाएंगे उसमें काव्य खंड को कंप्लीट कर लेंगे। और 10th क्लास के ऑलरेडी गद्य खंड को मैंने अपनी वीडियोस में सारा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा जो चैप्टर है ल्हासा की ओर, वो क्या है। एक गद्य की विधा कौन सी है, वो यात्रावृत्त है और उनके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। और जो तीसरा चैप्टर है हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो एक निबंध है और जिनके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट देखते हैं कि सांवले सपनों की याद, जो 4th चैप्टर है हमारा वो है सांवले सपनों की याद और वो हमारा संस्मरण है। ये चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा चैप्टर है वो कहानी है या यात्रावृत्त है या निबंध है या संस्मरण है। क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे ना हमारे तो वो यहीं से बनेंगे। ठीक है। आपको एक चैप्टर का नाम दे दिया कि ल्हासा की ओर क्या है, कहानी है, यात्रावृत्त है या संस्मरण है या रिपोर्टाज है। ठीक है। तो वो राइट आंसर हमको टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि 5th वाला जो चैप्टर है हमारा नाना साहब की पुत्री, उसकी लेखिका है चपला देवी और वो गद्य की कौन सी विधा है, वो रिपोर्टाज है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सारे चैप्टर्स को एक शॉर्ट नोट में पूरा देखते चलेंगे। और 6 वाला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेमचंद के फटे जूते, जिनके लेखक है हरिशंकर परसाई और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्यंग्यात्मक लेखक कौन से हैं, तो वो आते हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है। 7th में देखते हैं कि मेरे बचपन के दिन, ये एक संस्मरण विधा है जिनकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा एक कुत्ता और एक मैना, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये एक ललित निबंध है। ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये देखा। अब थोड़े थोड़े हम चैप्टर में डीप में जाके देखेंगे कि जिससे हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी और बेहतर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है दो बैलों की कथा, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है। तो उनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट देखेंगे कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। समझते चलोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट के माध्यम से हमको जब चैप्टर कंप्लीट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह से हम जो नोट्स पढ़ते हैं तो हमारे आइडिया से हम पूरा ही उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने जो लिखा है, उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो स्वतंत्रता है वो सहजता से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है कि इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है। तो इतना समझ आता जाएगा आपको। तो नेक्स्ट देखो, फिर इसमें जो पात्र हैं वो कौन कौन से पात्र देखो। सबसे पहले झूरी। झूरी कौन है? झूरी एक किसान है। और उसके बाद है हीरा। हीरा सहनशील और मूक भाषा का कौन है? ये बैल है। मोती, हीरा और मोती, ये दोनों क्या हैं? बैल हैं, जो दोनों अलग अलग नेचर के हैं। हीरा कैसा है? सहनशील है
और मूक भाषा है। मोती उद्दंड है। गोई, फिर ये साला, गया का साला, लड़की भैरव, भैरव की लड़की, सांड से युद्ध, किसका? हीरा मोती का सांड से युद्ध, मटर का खेत, कांजी हाउस में बंद, 1 सप्ताह के लिए हीरा मोती कांजी हाउस में बंद रहे थे, दड़ियल आदमी, और 5 खंडों में ये सारा दिखाया गया है। नेक्स्ट में देखो अब यहां से कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। किसी को अगर हम बेवकूफ कहते हैं तो उसको हम क्या कह के इंडिकेट करते हैं कि ये गधा है। तो गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता से उसे ये पदवी दे दी है कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझ रहे हो कि लेखक क्या कहना चाहता है कि गधा सचमुच बेवकूफ है। क्या उसके सीधेपन का फायदा उठा करके उसको इस तरह से उसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो वाकई में सीधा है, या उसका निरापद सहिष्णुता से उसे ये पदवी दे दी है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत अजीब गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता या न देखा गया न सुना गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई सामने डाल दो घास वगैरह, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। मतलब कहने का मतलब यह है कि गधे के सामने कुछ भी खाने को लिए डालते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखती। कभी भी वो ये नहीं कि उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो उड़ेल देगा, ऐसा नहीं करता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। ठीक है, बैल को गधे का छोटा भाई कहा है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बछिया के ताऊ मतलब जो गाय का बच्चा है उसके लिए प्रयोग किया गया बछिया के ताऊ। ठीक है, तो इतना हमने ये पहले चैप्टर के बारे में देखा है। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो चैप्टर होगा उसका क्या, राहुल सांकृत्यायन वाला। ठीक है ना। अब राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उसके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ, और उनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, और 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। अब इनके जो चैप्टर है उसके बारे में कि राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावती, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 बाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा में गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाबी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कि ये सारी कृतियां उनकी याद रखना, क्योंकि ये सारी कृतियां पूछी जाती हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का जो स्थान है वो अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अब घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ यह भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन में अतिरिक्त जहां जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। आगे देखते हैं कि अब इनका जो चैप्टर था वो क्या नाम था उसका, ल्हासा की ओर। राहुल जी का जो चैप्टर था वो था ल्हासा की ओर। अब इसके राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया था,
जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे या छद्मवेश में की थी। मतलब भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिखमंगे का भेष बना करके ये निर्णय लिया कि उन्हें तिब्बत की यात्रा करनी है। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली से किया है। इस वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है और लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जड शेख था और इसका अर्थ है कि सुमति प्रज्ञ। ठीक है, सुमति प्रज्ञ मतलब ज्ञानी को बोला। यह सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा। मतलब वहां पर जब वो जाते हैं तो उनको एक मंगोल भिक्षु मिलता है जिसका नाम लोब्जड शेख था और इसका अर्थ होता है सुमति और प्रज्ञ। और अपनी सुविधा के लिए उन्हें नाम लेने में ठीक लगे तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सुमति नाम से उसको पुकारा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि श्याम चरण दुबे। ठीक है, ये थर्ड वाला चैप्टर है। क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको इतना समझते जाओगे तो चैप्टर की थोड़ी सी जानकारी मिलती जाएगी और राइटर के बारे में सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तीसरा चैप्टर है रामचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे और उनका देहांत 1996 में हुआ था। अब इसके बाद इनका जाकिर हुसैन का जन्म, ठीक है, सन 1945 के गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ और वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए उन्होंने 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने थे। अब जाकिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे और उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थिति आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाकिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। सावले सपनों की याद, ठीक है, ये इनके चैप्टर का नाम था, सावले सपनों की याद। जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। किसके? सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा हुआ डायरी शैली में ये संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से अत्यंत दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, जो सलीम अली थे वो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1900 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ये फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिनमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक में उनका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट में प्रकाशित किया है। अब आगे देखो कि D.H. लॉरेंस 1885 और 1930 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं और प्रकृति से भी D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी, ये जो लेखिका हैं ये हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन में आजादी के आंदोलन को गति दी। आगे देखें, उनमें एक लेखिका चपला देवी भी रही और कई बार उनके रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। कई बार अनेक उनके रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक थी। कि कोई लेखक तो होते हैं, रचनाकार तो होते हैं, लेकिन उनकी जो रचना है वो इतिहास में दर्ज होने से वंचित रह जाती है। उनमें से एक थी चपला देवी। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1957 की क्रांति के विद्रोही नेता दूदू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। तो बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य खंड में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे ये रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। जो ये चपला देवी ने नाना साहब की पुत्री के बारे में लिखा था कि उनकी जो पुत्री मैना देवी थी उनको भस्म कर दिया गया और मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा में किशोर पीढ़ी को परिचित कराने और उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच बलिदान अंक में लिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ और नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्ययन किया और सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे और जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई और सन 1995 में उनका निधन हो गया था। ये हरिशंकर परसाई के बारे में आ गया है, उनका जो चैप्टर है। तो हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई कैसे हैं? व्यंग लेखक में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन और तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ये सारी रचनाओं के जो नाम है ये ने याद करना है जरूर क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखते हैं कि भारतीय जीवन के पाखंड और भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे गए उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, कोरे हास्य से अलग और व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब उनके हरिशंकर परसाई के जो चैप्टर था तो उसके बारे में आपने अच्छे से देखा और अब आगे आता है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तो इनका चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते और लिखा है इन्होंने हरिशंकर परसाई ने। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है क्योंकि ये व्यंगात्मक रचना करते थे। बाएं जूते में बड़ा छेद, उन्होंने प्रेमचंद जी के जो जूते पहने हुए थे उनके बाएं जूते में वो छेद था, उस पर व्यंग किया। तुम फटा जूता
बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी को गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्की के खेत को चर गई? ये सारी उनकी रचनाओं के बारे में बताया है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती? नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चलकर चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? और चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। ये किसकी लाइन है? ये कुंभन दास की लाइन है। इसको याद रखना, ये लाइन अक्सर पूछी जाती है। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गया हरिनाम। ठीक है ना? तो ये अब आगे देखो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में अब उनके जो चैप्टर था उसके बारे में देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया और महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। तो ये याद रखना है कि महादेवी जी थी वो छायावाद की कवि थी। निहार, रसिम, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं और कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता, अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट, शब्द एवं प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक थी। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे उनका चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। उनके द्वारा लिखित रचना मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठन और छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों को बहुत सजीव वर्णन किया है। स्त्री दर्पण इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 में और 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही और स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। मेरी माता, जबलपुर पंचतंत्र, क्राथवेट गर्ल्स कॉलेज, सुभद्रा कुमारी, साथिन जयमुना, मराठी, मनमोहन वर्मा, प्रोफेसर, स्त्री दर्पण पत्रिका, हरिओद, श्रीधर पाठक। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया। 1969 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास, निबंध लेखन क्षेत्र में द्विवेदी जी का योग विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, इतिहास, ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा,
अनामदास का पोथा और आलोचना, साहित्य हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण अलंकृत से सम्मानित किया गया था। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं को उच्च कोटि की रचनाएं की थी। मतलब उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचना की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता और उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। उन्होंने शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध, लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। नेक्स्ट देखो, एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों के मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं में उनकी जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन को भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया है। नेक्स्ट देखो कि श्री निकेतन लंगड़ी मैना यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। अब हमने ये जो शॉर्ट नोट देखे हैं, इनसे हमें गद्य खंड पूरा हमारा क्लियर हो गया है। क्योंकि जब हमारा पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता तो हम शॉर्ट नोट के माध्यम से जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जन्म, उनकी शिक्षाएं, उनके बारे में बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और ऐसे ही हम केवीएस के लिए और क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड के भी शॉर्ट नोट लेके आएंगे अगली वीडियो में। और आपने ना इन शॉर्ट नोट के माध्यम से अपनी तैयारी को थोड़ा सा तो बेहतर सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट नोट्स अच्छे से समझ आए होंगे। और आप चैनल पर जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आने वाली जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको काव्य खंड के शॉर्ट नोट लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।